नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे सुधा सिन्हा द्वारा लिखी कहानी सलवार सूट। सलवार सूट पहनकर जब चंद्रा अपने कमरे से बाहर आई तो गर्मी की शाम में बाहर आंगन में बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते परिवार के लोगों को आश्चर्य हुआ। चमकी चमक कर बोली, वाह बुआ, आज बहुत खिल रही हैं आप। आज की ताजा खबर, यह कहकर उसका भाई बप्पी ठठाकर हंस पड़ा। अखबार परे सरकाकर और चश्मे को उतारकर हाथ में लेके बांके बिहारी ने अपनी 50 वर्षीय बाल विधवा बहन चंद्रा को ऊपर से नीचे तक घूरा। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। इतना सुनना था कि चंद्रा का मनोबल टूट गया। वहीं जमीन पर बैठ गई और मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, यही रट लगाने लगी। अपना काम छोड़कर राधिका उठकर अपनी ननंद के पास आ बैठी। दीदी, जो जितना दबता है उसे उतना ही दबाया जाता है, जानती हो ना। अपने भैया को ना सही, कम से कम चमकी और बप्पी को तो तुम झिड़क ही सकती हो। जन्म से गोद में खिलाया है तुमने उन्हें। मम्मी, आप भी, बप्पी बोला। बुआ बात ही ऐसी करती है, कैसे कार्टून सी लग रही है। पूरा मोहल्ला हंसेगा। अगर मैं हंस पड़ा तो क्या हुआ। अगर मेरा शरीर तेरी बुआ जैसा छरछरा होता तो मैं भी ये सब पहनती, तब देखती कौन मेरे ऊपर हंसता। राधिका बोली। तुम्हारा तो दबदबा है, तुम्हारे ऊपर हंसने की किसकी हिम्मत होगी, बांके बिहारी ने कहा। घुटनों में सिर छिपाकर उनकी विधवा बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। राधिका ने कहा, अरे ये सब जानवर हैं, चलो दीदी भीतर चलते हैं। बप्पी बोला, मम्मी, तुम हमेशा से बुआ की तरफदारी करते आई हो, पता नहीं क्यों। तुम तो शायद मेरे सौतेले हो और तेरी बुआ तो मेरी पेट चाई है। बप्पी को गुस्से से घूर कर राधिका बोली और चंद्रा को भीतर ले गई। सच बताओ दीदी, तुम्हें क्या सूझा कि सलवार सूट खरीद लिया, और कब खरीदा। वैसे फपता है तुम पर। सच कहती हो भाभी, चंद्रा खिल उठी। स्कूल में सभी टीचर्स पहनती हैं। सुमन मेरे लिए खरीद लाई थी। मैंने उसे बहुत मना किया था, पर मानी ही नहीं। वह कहने लगी, आजकल सब चलता है, समय के साथ चलना चाहिए। शुरू में जरूर हिचक लगेगी, सो घर से शुरुआत करनी चाहिए। मुझे पता था भैया नाराज होंगे, पर वे तो हमेशा से ही मुझ पर नाराज रहते हैं, कुछ करो या ना करो। ऐसा ना कहो दीदी, राधिका पति का पक्ष लेकर बोली। उन्हीं की जिद से तुम पढ़ लिख सकी, बीए फिर बीएड कर सकी, स्कूल में टीचर बन सकी। नहीं तो ससुर जी तो बहुत खिलाफ थे इस सब के। हाँ भाभी, यह बात तो है। चंद्रा को अपने पैरों पर खड़ा करना है, यही जिद थी भैया की। पर कब खड़ा होने दिया उन्होंने मुझे। हर वक्त इतनी ज्यादा सख्ती, इतना नियंत्रण। उन्हें खुश रखने के लिए मैंने हमेशा सफेद साड़ी पहनी, कभी क्रीम पाउडर को हाथ तक नहीं लगाया। घर वापस आने में 1 मिनट भी देर नहीं की। शायद मैं अपने पैरों पर खड़ा होना ही भूल गई हूँ। शायद इस उम्र में मुझे अपनी काबिलियत पर संदेह होने लगा है। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं अकेली अपने पैरों पर खड़ी हो भी सकती हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे पास तो हिम्मत ही नहीं है। राधिका ने अपनी हम उम्र ननंद के सिर पर हाथ रखा। जिंदगी भर गाय बनी रही, एकदम से आधुनिक थोड़े ही हो जाओगी। रही हिम्मत की बात, तो मेरे विचार से अपने भैया को छोड़कर तुम और किसी से तो डरती नहीं हो। क्या ये कम है? वे पूरे हवा हैं। तुम जाने कैसे सहती हो उन्हें भाभी। सुना नहीं वे मुझे क्या क्या कहते हैं। भाभी, सच, तुम नहीं होती तो मैंने ना जाने कब की आत्महत्या कर ली होती। राधिका हंसी। सुनो दीदी, औरतों को अपनी अपनी तरह से इन आत्महत्या वाले पलों से गुजरना पड़ता है। जो हार गई वो गई, बाकी जिंदगी की जंग जो अपने अपने ढंग से लड़ती ही रहती हैं। राधिका का हाथ पकड़कर चंद्रा बोली, भाभी, आप मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा हैं। इन बच्चों को अपना समझकर कितने लाड से पाला था, पर अब शायद मेरे स्नेह प्यार की उन्हें जरूरत नहीं है। लगता है मैं इनके लिए पराई हो गई हूँ। सिर्फ आप ही समझती हैं मुझे, नहीं तो मैं कितनी अकेली हो जाती। राधिका चंद्रा का हाथ पकड़े थोड़ी देर चुप बैठी रही, फिर बोली,
तुम्हारे भैया को हमेशा तुम्हारा डर लगा रहता था कि कहीं तुम्हारी वजह से उनको शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, इसीलिए तुम पर सख्ती करते रहे। वैसे तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं। शायद करते हों, पर मैंने कभी संदेह का कोई अवसर भी तो नहीं आने दिया। जानती हूँ, राधिका बोली। फिलहाल तुम रात को सलवार सूट पहनकर सो लिया करो। चमकी इतनी बड़ी होकर भी जो स्कर्ट पहने घूमती रहती है, उससे तो ज्यादा शालीन लगोगी तुम। धीरे धीरे तुम्हारे भैया तुम्हारे सलवार सूट के अभ्यस्त हो जाएंगे, तुम्हारी हिचक भी खत्म हो जाएगी। फिर बच्चे तो आधुनिक होते जा रहे हैं और सारी पाबंदी हमारे ऊपर ही क्यों है? जिंदगी भर पाबंदियों में रही हो, अब यदि सलवार सूट से तुम्हें थोड़ी खुशी मिलती है तो उसमें क्या? लौटकर राधिका ने अपने पति को आड़े हाथों लिया। क्यों जी, क्यों आप दीदी को हरदम रुलाते रहते हो? सलवार सूट ही तो पहना, कोई बिकनी तो पहनकर बाहर नहीं निकली थी। निकलती तो भी तुम उसी का पक्ष लेती। बाके बिहारी बोले, हमेशा से देखता आया हूँ, मैं जो भी कहता हूँ तुम उसके खिलाफ झंडा गाड़कर खड़ी हो जाती हो। मैं परिवार के भले के लिए ही तो कहता हूँ, यह तुम्हें क्यों नहीं यकीन होता? हमारे बच्चे, 17-18 वर्ष के युवा बच्चे, बरमूडा टी शर्ट पहने शाम ढले तक लड़के लड़कियों का ग्रुप बनाए टहलते रहते हैं, तो तब भी तुम्ही ने उनका पक्ष लेकर हमारी बोलती बंद कर दी थी कि जमाने के साथ बच्चों को चलने देना चाहिए, नहीं तो उन्हें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तब आप मान गए थे तो अब भी मानिए। आजकल मेरी उम्र की औरतें सलवार सूट पहने तो कोई बुरा नहीं मानता, इससे आधुनिकता ही दिखती है। तुमसे किसने कहा कि मैं आधुनिक हूँ? आपके बच्चों ने जो टीवी में फिल्म नहीं देखते पर दोस्तों के साथ हॉल में फिल्म देखना पसंद करते हैं, जो अपनी बर्थडे पार्टी में केक काटने से ज्यादा फिल्म के गानों के साथ मस्त मस्त नाचना पसंद करते हैं। तैश में आई अपनी पत्नी को बांके बिहारी ने देखा। वे जानते थे कि उन दोनों को ही ये आधुनिकता पसंद नहीं है, लेकिन इस युग की आधुनिकता के बहाव को रोकना भी उनके वश में नहीं है। बात वहीं खत्म करने के इरादे से वे बोले, भाई मानना पड़ेगा, ये गाने, ये धुनें, ये विजुअल खून में गर्माहट भर ही देते हैं। राधिका बोली, एक हम ही गंवार रह गए। सोच रही हूँ आधुनिक डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ और एक मिनी स्कर्ट खरीद लूँ अपने लिए। क्या? तुम्हारे लिए पप्पी का बरमूडा चलेगा? कहकर राधिका जोर जोर से हंसने लगी। एक तरफ इतनी आधुनिकता, दूसरी तरफ यह रूढ़िवादिता। राधिका को अपने परिवार का यह खिचड़ीवाद कभी समझ नहीं आया, पर घर घर की यही कहानी है। पुराना युग नए युग को पकड़कर रखना चाहता है और नया युग पुराने युग के सब बंधन काट फेंकना चाहता है। उसके ससुर ने अपने पढ़े लिखे बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाही थी, पर उसे एक संकुचित दायरे में बंद कर रखा था। उनकी मृत्यु के बाद उसे थोड़ी राहत जरूर मिली थी, पर बेचारी विधवा चंद्रा कभी भी खुलकर सांस न ले पाई। अब इस उम्र में यदि वह कुछ शौक पूरे करना चाहती है तो क्या बुरा है? हमेशा ही अपना वेतन उसी के हाथ में रखा है उसने। कभी अपने अधिकार के लिए चंद्रा ने मुंह नहीं खोला। और एक चमकी है, अभी 18 वर्ष की भी नहीं हुई है, पर सबसे हर वक्त जवाब तलब करती रहती है। दोनों बच्चों के स्वार्थ में, उनके आराम में, उनके रूटीन में जरा सा भी विघ्न नहीं आना चाहिए। शायद नए युग के लोग लड़कर ही अपना अधिकार हासिल कर पाएंगे। चलो, युग के साथ चलना तो सीख रहे हैं वे लोग, पर चंद्रा जैसों का इस युग में कहाँ स्थान है? क्यों इतनी मौन रहती है वह कि उसके लिए हर बार राधिका को कमर कसनी पड़ती है? तभी कैप्टन शर्मा की पुकार सुनाई दी। अरे चंद्रा, कहाँ हो? चमकी, बप्पी, कहाँ हो तुम सब? कोई नज़ला, कोई जुकाम? वर्षों पहले बांके बिहारी को किडनी स्टोन की तकलीफ हुई थी। उसी के सिलसिले में डॉक्टर कैप्टन शर्मा का इस घर में प्रवेश हुआ था। पास में ही रहते थे, कभी सैनिक अस्पताल में थे। घर में बड़ों या बच्चों की कोई बीमारी हो तो हमेशा उन्हें ही बुला लिया जाता। धीरे धीरे वे इस घर के सदस्य जैसे बन गए। दोनों परिवारों में भी सामाजिक संबंध हो गए थे। वे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर थे। वहां से छुटते ही अक्सर वे यहाँ आ बैठते थे और भाभी एक गरम गरम चाय हो जाए कहकर सोफे पर पसर जाते थे। इस मरीज ने यह तमाशा किया, उस वार्ड बॉय ने किसे कैसे तंग किया, किस नर्स से, किस डॉक्टर से क्या संबंध है, सब कुछ नाटकीय ढंग से बताते जाते
और बच्चों से लेकर बड़ों तक का हंसा हंसा कर दम भर देते। चमकी तो बचपन से ही मानो उनकी दुम थी। जब वे आते बस उन्हीं से चिपकी रहती। अब बड़ी हो गई है, हजार काम है उसको, पर अब भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुछ देर के लिए तो जरूर ही आ बैठती है उनके पास। कोई नज़ला नहीं, कोई जुकाम नहीं, वह हमेशा यही उत्तर देती रही है। लेकिन आज बोली, बुआ से आप उनके कमरे में ही मिल लीजिए। भाई, ऐसी क्या बात हुई कि हमें वहां जाना पड़ेगा? तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने पूछा। वर्षों से इस परिवार में आना जाना है। अब रिटायर हो चुके हैं, पर कभी भी उन्होंने चंद्रा के कमरे में कदम नहीं रखा है। हाँ, जब भी आते हैं एक नज़र उसे देखने की ख्वाहिश उनकी अवश्य होती है। पहले जब वे जवान थी तो कभी कभी पर्दे की आड़ से छिपकर उनके नाटकीय वर्णनों को सुना करती थी। एक अदृश्य शक्ति से उन्हें एकदम पता चल जाता था कि कब वह उन्हें सुन रही है। वे कुछ सजग हो जाते। वे कुछ और हंसी मजाक करके उस वर्णन में जान डालने की कोशिश करते, मानो चंद्रा को खुश करके उन्हें तृप्ति मिलेगी। जब चंद्रा चली जाती तो उन्हें पता चल जाता और उनकी बातें भी खत्म हो जाती और फिर वे चले जाते। तब वे बाल बच्चे वाले थे। घर में माँ थी, दो बहनें थी, पत्नी, बच्चे थे। बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने चंद्रा से चाहा भी कुछ नहीं था। उसकी उदास जिंदगी में थोड़ी खुशी भरना चाहते थे बस। अब माँ और पत्नी परलोक सिधार चुकी हैं। बच्चे बहनें अपनी अपनी गृहस्थी में सुखी हैं। कोई यहाँ कोई वहाँ जा बसा है। बेटे विदेश में बस चुके हैं। अब वे नितांत अकेले हैं, रिटायर्ड हैं, पर स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं। उनके परिवार के नाम पर बांके बिहारी के परिवारजन हैं। रोज ही आने लगे हैं वह यहाँ आजकल। लेकिन अभी भी चंद्रा सामने नहीं आती। यदि पड़ भी जाती है तो अभिवादन भर कर लेती है। मुस्कुराकर, सिर हिलाकर हाँ या ना में उनके सवालों का जवाब दे देती है और वापस चली जाती है। डॉक्टर कैप्टन शर्मा राधिका से अक्सर पूछ लेते, और चंद्रा कैसी है? कोई नज़ला, कोई जुकाम? राधिका हंसती, नहीं नहीं, ठीक है वह। उसे नज़ला जुकाम की फुर्सत कहाँ है। आजकल उसके स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं। कुछ ट्यूशनें भी घर में लेनी शुरू कर दी हैं उसने। आजकल बढ़िया बनाने में लगी है, या आजकल स्वेटर बुनने में व्यस्त है, आदि आदि। जैसी चंद्रा की सेकंड हैंड खबरें राधिका से उन्हें मिलती रहती। कभी वे कोई मैगजीन ले आते, कभी उपन्यास ले आते उसके लिए। बस इतना ही, और कुछ नहीं। दुखिया को एकाकीपन से कुछ तो मुक्ति मिल जाए। अपने दायरे में ही रहकर जितना हो सके सुख बटोर ले, बस यही इच्छा थी उनकी। कोई नज़ला नहीं, कोई जुकाम नहीं, पर बुआ से आज आप उनके कमरे में मिल ही लीजिए। चमकी चमक कर कह रही थी। भाई, ऐसी क्या बात है कि हमें वहां जाना पड़ेगा? तबीयत तो ठीक है ना? आप वहां जाइए तो पहले, तभी तो पता लगेगा। चमकी ने जोड़ा। भाभी, राधिका भाभी, बात क्या है? क्या बहुत बीमार है वह? उस तरफ जाते जाते डॉक्टर शर्मा बोले। पीछे से राधिका आ गई। कुछ रास्ता रोकते हुए बोली, नहीं, दीदी एकदम ठीक हैं। चमकी शरारत कर रही है। अरे, एक लेडी के कमरे में बिना इजाजत जाने को कह रही है। आखिर माजरा क्या है? उन्होंने पूछा। क्या बिना इजाजत आप वहां नहीं जा सकते? चमकी ने आश्चर्य प्रकट किया। एकदम नहीं, आखिर जेंटलमैन हूं मैं। कायर हैं कायर, डरते हैं बुआ से। चमकी ने चैलेंज किया। ओके, जाता हूँ, डॉक्टर बोले और चंद्रा के कमरे के द्वार पर खड़े होकर दरवाजा खटखटाकर अंदर आने की आज्ञा मांगी। फिर थोड़ा रुककर उन्होंने भीतर प्रवेश किया। साथ ही राधिका और चमकी भी पीछे पीछे आईं। देखा, उनकी तरफ पीठ करके वे खिड़की के पास खड़ी है, शायद रो भी रही है। क्या हुआ? डॉक्टर ने राधिका से फुसफुसा कर पूछा। सलवार सूट की तरफ इशारा करके राधिका बोली, परिवार के सब लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया है इनका। मैंने समझा बुझा दिया था। अब चमकी की नासमझी से फिर बिफर पड़ी है ये शायद। उल्टे पैर डॉक्टर कैप्टन शर्मा बाहर निकल गए। चमकी भी बाहर आ गई। बोली, डर गए ना डॉक्टर चाचा? गंभीर होकर कैप्टन शर्मा बोले, हर एक आदमी की अपनी प्राइवेसी होती है। उसको तोड़ना अनुचित ही नहीं, बल्कि शर्म की बात भी है। वह जब उचित समझेगी
और मुझे यदि उपयुक्त समझेगी तो खुद ही बातचीत करने के लिए बाहर आएगी। आपका यह संदेश मैं उन्हें दे आऊं? वे तो बाहर आने से रही। तुम जाओ चमकी, अपना काम करो। आज कोई गपशप? आज मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए आज गपशप नहीं। अनजान सी कुछ देर खड़ी रहकर चमकी वापस लौट गई। डॉक्टर कैप्टन शर्मा की आवाज सुनते ही जो रुलाई फूट पड़ी थी, उससे चंद्रा लाज से गड़ी जा रही थी। लेकिन जब वे दरवाजे से लौट गए तो अचानक उसने उनके प्रति बड़ी कृतज्ञता का अनुभव किया। बाहर जाकर मानो उन्होंने उसे एक बड़ी शर्म से बचा लिया। अब बाहर वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्यों? राधिका उसे कमरे में अकेला छोड़कर जा चुकी थी। चंद्रा अनिश्चित दशा में कुछ देर चुप खड़ी रही, फिर पानी से मुंह धोकर रसोई में राधिका के पास आ बैठी। चाय का कप उसे पकड़ाकर राधिका ने कहा, जाओ ये डॉक्टर साहब को दे आओ। मैं? हाँ, क्यों नहीं, इन कपड़ों में? अब यदि कपड़े बदलने जाओगी तो ना तो चाय पीने के काबिल बचेगी और न तुम चाय लेकर जाने के काबिल बचोगी। भाभी, क्या कह रही हैं आप? कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तो कुछ को पीछे छोड़कर ही बढ़ते हैं। इसी तरह कुछ धारणाएं टूटती हैं तो कुछ बनती भी हैं। अब सलवार सूट पहनकर आगे बढ़ी हो तो बैठक में जाकर चाय पेश करना भी सीखो। चाय की ट्रे लेकर धीरे धीरे कदम बढ़ाती, सिर झुकाए चंद्रा ने जब बैठक में प्रवेश किया तो सोफा छोड़कर कैप्टन शर्मा अदब से मिलिट्री कायदे के अनुसार खड़े हो गए और तब तक खड़े रहे जब तक चंद्रा सोफे पर नहीं बैठ गई। मैं कैप्टन शर्मा हूँ, बिहारी परिवार का फैमिली डॉक्टर, उन्होंने अपने आप को परिचित कराया। पीछे पीछे राधिका भी कमरे में आ गई थी। हंसकर उसने अपनी ननंद का परिचय डॉक्टर से कराया। बहुत दिनों से आशा लगा रखी थी कि तुम्हें कभी नज़ला या कभी जुकाम हो तो मुझे याद किया जाए, लेकिन हमेशा मुझे निराशा ही हाथ लगी। चंद्रा सिर झुकाए मुस्कुराती रही। मैं बातें किए जा रहा हूँ, तुम कोई जवाब ही नहीं देती, यह तो बड़ा जुल्म है। चंद्रा जानती थी कि डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण है, शायद इसीलिए वह सदैव अपने को उनसे दूर रखती आई थी। आज भी वह ठीक उनके सामने बैठी चुंबक के सामने पड़े लोहे की तरह छटपटा रही थी कि बांके बिहारी ने कमरे में प्रवेश करके खामोशी तोड़ दी। क्या मौके पर आए हो? डॉक्टर साहब बोले। मैं चंद्रा के साथ सामने पार्क में घूमने जा ही रहा था। डॉक्टर साहब अब उठकर खड़े हो चुके थे। अब आ ही गए हो तो तुमसे भी इजाजत ले लेता हूँ। पी कर आए हो? आश्चर्य से बांके बोले। भले घर की स्त्रियां क्या पराए मर्दों के साथ घूमने जाती हैं? जानता था तुम यही कहोगे। डॉक्टर साहब हंस पड़े। आज इन्होंने पहली बार सलवार सूट पहना है। बाहर घूमने के लिए तो इन्हें निकलना ही है। तुम तो लेकर जाओगे नहीं, तुम्हें छोड़कर भाभी जाएंगी नहीं। बच्चे दोनों पहले से ही अपने अपने ग्रुप्स के साथ वहां पहुंच चुके होंगे। अब कौन बचा? मैं ही। चंद्रा शर्म से गड़ी जा रही थी। वह कमरे से बाहर जाने के लिए खड़ी हुई। डॉक्टर बोले, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत जच रहा है तुम पर यह सलवार सूट। घूमने तो हम लोग साथ चलेंगे ही, चाहे इसके लिए मुझे बांके बिहारी को साला ही क्यों ना बनाना पड़े। एक बार फिर सब सख्ते में आ गए। बाहर की ओर जाते जाते चंद्रा के कदम थम गए। सोचने लगी, कहीं यह उसका कोई दूसरा मजाक तो नहीं है। पर नहीं, डॉक्टर कैप्टन शर्मा चंद्रा के एकदम नजदीक आ खड़े हुए और बोले, चंद्रा, क्या मुझे अपना जीवन साथी चुनना स्वीकार करोगी? एक भयभीत सी नजर चंद्रा ने अपनी भाभी पर डाली। राधिका बोली, डॉक्टर बाबू, उनके भैया से तो पहले इजाजत ले लीजिए। अरे, वह मुझे क्या इजाजत देगा? इजाजत तो मुझे चंद्रा की चाहिए। हम दोनों बालिग हैं। इजाजत नहीं देगा तो भाग निकलेंगे, यह गली छोड़कर दूसरी गली में बस जाएंगे। कोई कुछ बोले उससे पहले ही आगे बढ़कर राधिका ने डॉक्टर साहब के हाथ में चंद्रा का हाथ रख दिया। इस घटना के अरसे बाद तक चमकी उस सलवार सूट के करामाती किस्से सुनाती रही। जब भी उसकी किसी सहेली के लिए रिश्ता आता, चमकी उसको सलवार सूट ही पहनने की सलाह देती और कहती, देखो, सलवार सूट की वजह से ही तो मेरी 50 वर्षीय बुआ के हाथ पीले हुए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी।